नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर से सर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें 11th क्लास के 3 टॉपिक शामिल हैं: ग्रेविटेशन, वेक्टर्स और मोशन इन वन डायमेंशन। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यू आरपीएससी 11 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के वेग से बहती हुई नदी को पार कर रहा है। वह सीधे नदी के दूसरे किनारे पर 60 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यानी ठीक सामने पहुंचना चाहता है तो वो 5 सेकंड का समय लेता है। तो बताइए उस व्यक्ति का स्थिर जल के अंदर में वेग कितना होगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी बहती हुई नदी में ऑपोजिट साइड्स के अंदर में ठीक सामने अगर पहुंचना हो तो हमेशा आपको नदी के विपरीत दिशा में तैरना होगा। इस पर क्वेश्चंस जो है आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। विद कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक नदी है। यहां पर व्यक्ति खड़ा है ए पॉइंट पे, जैसा डायग्राम में दे रखा है। इस व्यक्ति को ठीक सामने के पॉइंट पर पहुंचना है। यहां से इस जगह पर पहुंचना है। इस पॉइंट को हमने बी कह दिया। ओके, अब नदी जो है हमारे पास में, आपको ये कह रहा है कि 60 मीटर पर सेकंड लगता है इसमें, और नदी जो है रिवर, उसका वेग दे रखा है 5। यानी नदी इस डायरेक्शन के अंदर में ऐसे है। यहां पर इसको आपने कहा रिवर की स्पीड, ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए, यहां से अगर आदमी को यहां पहुंचना है, अगर वो ठीक डेस्टिनेशन मंजिल की ओर तैरना स्टार्ट करता है तो नदी का बहाव इसको आगे ले जाएगा। परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कि ठीक सामने पहुंचना चाहता है। ठीक सामने पहुंचने के लिए उसको नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना होगा, कुछ एंगल बनाते हुए। यानी इस प्रकार से ये व्यक्ति यहां ऐसे तैरना शुरू करता है, ऐसे। जिस स्पीड से वो तैर रहा है उसको हमने कह दिया pm। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। नदी की चौड़ाई दे रखी है और पार करने में जो लगा समय है वो हमारे पास में होगा 5 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से, आप लोगों को पता है एक ट्राइंगल बन रहा है एक तरह से, और इस डायरेक्शन में उसको जाना है। ये वाली जो वैल्यू है ये वी आर दे रखी है, ये वैल्यू वी एम है। और यहां अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बनेगा अंडर रूट हमारे पास में वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। यानी इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी बड़ी। अब देखिए, ठीक सामने अगर नदी के पहुंचना चाहता है तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास समय बराबर दूरी बटे 4। अब टाइम कितना लिया इसने, 5 सेकेंड्स का। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 60 मीटर। और चाल कितनी है इसकी, ये स्पीड दे रखी है। अंडर रूट हमारे पास में है वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। इसको यहां शिफ्ट करो, 5 को यहां, ये बन जाएगा अंडर रूट वी एम स्क्वायर हमें निकालना है। वी आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 60 अपॉन 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 बनेगा हमारे पास। स्क्वायर कर दीजिए, वी एम का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 144। इसको यहां शिफ्ट करो, वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25। जोड़ोगे आप इसको 169। और आप लोगों को पता है कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है प्यारे बच्चों, इट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। यानी 5 मीटर पर सेकेंड की नदी, उसमें अगर आदमी 13 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरता है तो वो ठीक डेस्टिनेशन पे सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो आपको ढूंढना 13 कौन सा, देखिए बी ऑप्शन जो दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक कण सरल रेखा ओ एक्स के अनुदिश चलता है, टी सेकंड में बिंदु ओ से एक्स दूरी को तय करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यानी उस व्यक्ति के चलने की इक्वेशन दे रखी है। फिर आपसे पूछ रहा है रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो रेस्ट में आने का मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
उस व्यक्ति का जो पथ है वो कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 40 प्लस करके 12t माइनस टी क्यूब। सबसे पहले ये कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इस रास्ते से चल रहा है तो वेलोसिटी जीरो होने में कितना समय लगेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेग का, dx अपॉन, और इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन जीरो करना आपको। क्या हो जाएगा हमारे पास, d अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू 40 प्लस 12t माइनस टी इक्वल्स टू जीरो। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, 40 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, प्लस ये 12 माइनस 3t इक्वल्स टू जीरो। यहां शिफ्ट करो, 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, कैंसिल आउट होगा 4, टी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास में 4, और टी की जो पॉसिबल वैल्यूज है +2 या फिर -2। आप लोगों को पता है कि समय जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब टाइम जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। कितना समय लगा इसको, 2 सेकंड का समय लगा विराम अवस्था में आने में। अब आपसे पूछ रहा है कि जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो उस समय कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 2 सेकंड के अंदर में वो रेस्ट में आ गया, तो 2 सेकंड के अंदर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टी की वैल्यू यहां डाल देंगे हम इसमें, तो हम कहेंगे एक्स टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर क्या बनेगा, ये हमारे पास 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 24 में से 8 गया विल बी 16 प्लस 40, जोड़ोगे तो 56, यानी रुकने से पहले इसने 56 मीटर का डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वस्तु विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करती है और 30 सेकंड चलती है टोटल मिला के, और एक समान त्वरण से, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है पूरे रास्ते, तो बताइए पहले 10 सेकंड में x1, अगले 10 सेकंड में x2 और अगले 10 सेकंड में x3 डिस्टेंस कवर करती है, तो तीनों का रेशियो कितना होगा। इसको डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़े से क्या लेंदी होते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से स्टार्ट हुआ, सी पे गया, और सी से स्टार्ट हुआ, डी पे गया। यहां पर u इक्वल्स टू 0 था, ये t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ये भी t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ये भी t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और हर एक रास्ते का डिस्टेंस x1, x2 और x3। एक चीज ध्यान से देखिएगा, न्यूटन की इक्वेशन बीच में से नहीं लगती, न्यूटन की इक्वेशन स्टार्टिंग से लगेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x1 की वैल्यू। अगर मैं बात करता हूं a से b के बीच, a से b के लिए, तो देखिए आपको पता है कि u की वैल्यू दे रखी है, s आपके पास में है x1 डिस्टेंस, t की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन a जो है वो कांस्टेंट कह रखा है। आपको निकालना है x1 की वैल्यू, कितना डिस्टेंस कवर किया। ये चारों इक्वेशंस जो है वो न्यूटन सेकंड इक्वेशन को मैच करते हैं। हम ऐसे लिखें, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू हो गई x1, u 0 है, हाफ a और t स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, काटोगे आप इसको, इट विल बी 50। x1 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी है, a, x1 आ गया। अब बात करोगे आप x2, अब अकेला x2 नहीं निकाल सकते, a से c पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी x1 प्लस x2, फिर उसमें x1 की वैल्यू निकाल दोगे तो x2 आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं a से c तक के लिए, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, a से लेकर c तक, ये हो गया हमारे पास में x1 प्लस x2, u 0 हो गया, हाफ ए कांस्टेंट है, और टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड्स का, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, काट लो इसको, ये बना 200, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू आया 200a। अब आप देखिए x1 और x2 का प्लस 200 आ रहा है, तो अकेला कितना है 50, वैल्यू डाल दीजिए, x2 इज इक्वल्स टू 200a माइनस करके x1, x2 की वैल्यू आ गई 150a, x2 आ गया। अब निकालना आपको x3, अकेला नहीं निकलेगा, पूरी जर्नी निकालेंगे इसमें। हम लिखेंगे a से लेकर d तक,
सेम इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू यू जीरो हो गया हमारे पास प्लस हाफ ए। टोटल टाइम कितना 30, स्क्वायर करोगे तो 900, इसको कैंसिल आउट करो 450। अब देखो x1 प्लस x2 इसकी पूरी वैल्यू 200 है मेरे पास, मैं यहां लिख सकता हूं ये 200 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 450 ए। माइनस करो, ये ए है यहां देखो, यहां पर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 ए माइनस 200, x3 इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 250 ए। अब तीनों का रेशियो बनाना, देखिए 50 ए इसका 3 गुना ये है और 50 ए इसका 5 गुना ये है। अगर तीनों का रेशियो बनाओ, यहां लिख देता हूं x1 रेशियो x2 रेशियो x3, ये आएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ये ऑप्शन जिसमें है वो आपका आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक डायग्राम आपको दे रखा है ग्राफिकल फॉर्म में, ये ग्राफ आपको दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 8 सेकंड के पश्चात यहां पर मूल स्थिति में लौट आता है, तो बताइए कितना विस्थापन होगा और कितनी दूरी होगी। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा है मैंने, वापस रिपीट कर देता हूं। अगर ग्राफ वीटी दे रखा है, वीटी ग्राफ जो है इसका क्षेत्रफल एरिया जो होगा हमारे पास में वो विस्थापन भी दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो दूरी भी दिखाता है। अब दूरी में और विस्थापन में फर्क क्या है, टोटल एरिया तो होगा डिस्टेंस, और जो ऊपर है वो प्लस में, नीचे है जो माइनस में, उससे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनका एरिया निकालना। अब जरा देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा ट्रेपीजियम है, समलम चतुर्भुज है, क्षेत्रफल इसका एरिया जो होगा हमारे पास में कितना होगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का जोड़ 0 से 4 है, और ये हो गया हमारे पास में 1 से 3। आप लिख सकते हो इसको 1 2 3 4 4 प्लस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई हाइट जो है 4 तक जा रही है इसमें, ये कटेगा इससे 2 हमारे पास 6 और ये 12। A1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 12। अब आप निकालोगे इस A2 की वैल्यू, एरिया निकाले, ये भी समलम चतुर्भुज है ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 से लेकर 8 तक 4 प्लस 5, ये देखो ये वैल्यू जो देखिए 4.5, 4.5 से 7.5 है, 4.5 से 7.5 यानी 3 हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके हाइट आपको दे रखी है 2 माइनस की 2, ये कट जाएगा इससे -1 7, A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7। अब देखिए अगर आपको विस्थापन निकालना है, डिस्प्ले माइनस को कंसीडर करना है, और अगर आपको दूरी निकालनी है डिस्टेंस, तो माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछूं इसमें दूरी कितनी होगी हमारे, आप कहोगे A1 प्लस A2, और अगर मैं विस्थापन निकालना चाहूं इसमें डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा मेरे पास में A1 माइनस A2। अब देखिए A1 की वैल्यू आपके पास में है 12 और प्लस करके ये वैल्यू हो गई 7, इट विल बी 19 मीटर। विस्थापन निकालना है 12 माइनस 7, ये बन गया 5 मीटर। आंसर आपका आएगा 19 मीटर और 5 मीटर। 19 मीटर और 5 मीटर कौन सा हमारे पास, ए ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसने देखिए क्या दे रखा है, 8 सेकंड विस्थापन पहले निकालना है और दूरी बाद में, विस्थापन आ गया 5 और दूरी हो गई 19। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु किसी चाल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है जिसमें 5वें और 6वें सेकंड में तय की गई दूरी समान। दोस्तों देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों कि ऊपर की ओर फेंका है, डिस्टेंस सेम है, जबकि आपको पता है जबकि पिंड ऊपर जाता है तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं हो सकते, डिस्टेंस एक ही कंडीशन में सेम होता है, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। इसका मतलब 5वें सेकंड और 6वें सेकंड में डिफरेंस क्या है कि 5वें सेकंड में तो पिंड ऊपर जा रहा होगा और 6वें सेकंड में पिंड नीचे आ रहा होगा, तभी डिस्टेंस सेम हो सकता है। तो इसको कंसेप्ट बनाते हुए सॉल्व करें तो देखिए मान लो ये हमारे पास में कोई भी सतह होगी, यहां से आपने किसी भी पिंड को फेंका, ये पता है कि ऐसे जा रहा ऊपर से ऐसे। अब ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस जो है
पांचवें और छठवें में सेम है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब 5 सेकंड में पिंड यहां पर पहुंचे। यानी देखो, t इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 5 और t इज इक्वल्स टू 6, ऐसा। यानी पांचवें सेकंड में और छठवें सेकंड में डिस्टेंस तभी सेम हो सकता है कि जब एक कंडीशन में पिंड ऊपर जा रहा हो, दूसरी कंडीशन में पिंड नीचे आ रहा हो। अगर दोनों ही कंडीशन में बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं, तो दोनों ही कंडीशन में बॉडी नीचे आ रही है तो भी डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। अब हमें बात करना है इसमें कि आपको यह निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जिस से उसको फेंका। देखिए दोस्तों, क्यू की वैल्यू निकाली, बड़ा सिंपल सा। इतना हमें पता चल गया है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में तो जो समय लगा वो 5 सेकंड का है, और इस जगह पर जब ये लौट रहा है तो यहां पर वेग 0 होगा। देखो, यू निकालना है, वी दे रखा है, फुल टाइम 5 सेकंड का है और ग्रेविटी काम करती है नीचे की ओर। साइन कन्वेंशन बता रखे, चिन्ह परिपाटी, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। देखिए, क्यू की वैल्यू ऊपर है, प्लस हो जाएगा, टी की वैल्यू नीचे है, माइनस हो जाएगा, पी 0 है और टी आपको दे रखा है इसमें 5 सेकेंड। ये चारों चीजें न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी। पी 0 हो गया, यू आपको कैलकुलेट करना है, जी आपको दे रखा है -9.8 और टी आपके पास में हो गया 5 सेकेंड। तो u इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 9.8 मल्टीप्लाई 5, u इज इक्वल 40 का 0 कैरी 4, 45 49, यानी u इज इक्वल्स टू हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में बॉडी को ऊपर की ओर जब फेंका जाता है उसकी स्पीड होगी हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टिकल जो है कोऑर्डिनेट बनाते हुए चल रहा है, एक्स में इतने निर्देशांक है, वाई में इतना है, जेड में इतना है, तो आपको बताना है कि उसकी टोटल स्पीड कितनी होगी। प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, एक पार्टिकल एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, जेड में भी चल रहा है, तो उसकी टोटल स्पीड, तो v इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अब वी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट ही नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, रूट में पी एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। पी वाई जो हमारे पास है इसको आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी टी का होल। अब देखो, जो वैल्यूज दे रखी है उनका डिफरेंशिएशन करो। एक्स का डिफरेंशिएशन करना टी के रिस्पेक्ट में, कितना बन जाएगा आपके पास में 2at का होल स्क्वायर। वाई का बन जाएगा आपके पास में 2bt का होल स्क्वायर। स्क्वायर में कॉमन निकालो जो निकल रहा है, देखिए ये बन जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और ये बन जाएगा 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो 4 कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आपके पास में 2t, रूट में हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b। ये ऑप्शन आपको ढूंढना है, 2ta स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ta स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक वाहन किसी निश्चित दूरी के आधे भाग को p चाल से तथा शेष आधी दूरी को 2v चाल से तय करता है। एवरेज स्पीड बतानी है। औसत चाल की ट्रिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वापस ध्यान से देखिए। एक आदमी यहां से स्टार्ट होकर ए से स्टार्ट होकर बी पे जा, यानी आधा डिस्टेंस जो है वो तो v स्पीड से कवर कर रहा है, रिमेनिंग हाफ जो है वो 2v स्पीड से कवर कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई इसकी v1 और ये वैल्यू जो है हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो गई v2। देखिए, समान दूरी तय करते हुए यात्रा कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए जर्नी कर रहा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारे पास p एवरेज इक्वल्स टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v। डाल देते हैं इसमें 2, v1 की वैल्यू हो गई v और ये हमारे पास में 2v अपॉन v प्लस 2 और हो जाएगा 4v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3v, ये कट गया इसमें, इट विल बी 4v अपॉन 3। अब देखिए 4v अपॉन 3 कौन सा, यानी बी ऑप्शन जो है आपके पास में करेक्ट आंसर है दोस्तों 7वें क्वेश्चन। नेक्स्ट
यदि एक एकांक सदिश, एक वेक्टर दे रखा आपको और साथ के अंदर में वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर है ये, प्रदर्शित किया गया तो सी का मान बताइए। तो आप लोगों को पता है एकांक सदिश अगर दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो क्वेश्चन में हमें पता है ये जो ए वेक्टर की बात कर रहा है 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के क्या, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है हमारे पास। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट आई के पास जो कंपोनेंट लिखा उसका स्क्वायर, जे के पास जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और के पास जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर प्लस करके माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे हम, ये बन जाएगा 0.25, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग कर दो, 0.25 प्लस 0.6 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जोड़ो इसको, 0.89 प्लस सी इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस करोगे तो ये आएगा 0.11। अब इसका स्क्वायर रूट बनाना है तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.11। अब कई बार बच्चा बोलता साहब इसका हमें वैल्यू नहीं पता, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में एज इट इज मांगे। सी की वैल्यू हमारे पास में कौन सी है, बी ऑप्शन जो है उसको मैच करें। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, पी और क्यू, इसका रिजल्टेंट आर है। तो हमें इतना पता है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आर दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू लिख सकता हूं। और साथ में अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद कह रहा है यदि q को मैं डबल कर दूं तो नया परिणामी जो बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, p जो है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी जो रिजल्टेंट है वो r है, बाद में हमने उसको r डैश मान लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर q को डबल कर दिया तो नया रिजल्टेंट r डैश बन जाएगा, की वैल्यू होगी हमारे पास में कितनी, p प्लस 2q। यानी क्यू को डबल कर दिया आपने, और साथ में ये कह रहा है ये वेक्टर है, साथ में कह रहा है वो पी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। पी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब है कि आर डैश डॉट पी वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, यहां से ये वैल्यू उठा के यहां डाल देते हैं। क्या बन जाएगा आपके पास में, पी प्लस 2q, ये हो जाएगा हमारे पास डॉट पी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी इसने जैसा कहा मैंने वैसा किया। इसने कहा कि पहले क्यू था तो आर था रिजल्टेंट, क्यू की जगह मैंने 2q कर दिया, रिजल्टेंट कुछ नया बन गया, और जो रिजल्टेंट बना वो p के साथ परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहां से निचोड़ते देखें क्या वैल्यू निकलती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे p, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2, ये बन जाएगा पी क्यू कॉस इक्वल्स टू कितना, 0। अब यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस पी अपॉन 2q। अब करना क्या आपको, तो बताइए आर की वैल्यू कितनी, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये बनेगा आपके पास में आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस पी अपॉन 2q, से 2q कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू के बराबर, बी ऑप्शन। यानी जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करते जाओ, एक वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू पूछिए, इवन है वहां से कुछ वैल्यू निकाल के जो आस्किंग वैल्यू है उसमें पुट। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको क्या दे रखा है,
ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी है, तो आपको बताना ए प्लस बी की वैल्यू कितनी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है डाटा उसको सॉल्व करते जाओ, जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक आप सॉल्व करके उसको रोक दोगे। वैल्यू में क्या दे रखी है, ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी। आपको पता है कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो वेक्टर फॉर्म में आता है, पर अगर ए क्रॉस बी का मॉड कर दे तो वो स्केलर फॉर्म। क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू √3 हो गया। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, कॉस को उठा के नीचे ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया √3। अब ये बन गया टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया √3। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास √3 है। आपसे पूछा जाए टेन थीटा √3, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब बच्चा का जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें तो हमने सॉल्व कर दिया, अब जो पूछा उस पे चलते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी का जो मॉड है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी वेक्टर को जो मॉड में फंसा हो उसको बाहर निकालने के लिए उसका स्क्वायर किया जाता है और स्क्वायर करने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं भाई, ए इक्वल्स टू ए तो लिख ही सकता हूं। कारण क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, वर्ग करने, वर्ग करने कैसे स्क्वायर करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो स्क्वायर कैसे किया जाता है, डॉट करते हैं आपस में एक दूसरे, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब देखिए आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए पहले दोनों से गुणा होगा स्क्वायर, इससे गुणा होगा ए बी कॉस थीटा, बी इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी कॉस थीटा, प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में चल रहा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं निकाला, लास्ट में रूट लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए ये बना हमारे पास, यहां बी है ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास में 2ab कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको सिंपल सा एक काम करना है, जो आपको थीटा की वैल्यू जो है यहां पर पुट करना, क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू कर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है sin 30 के बराबर होती है, इट विल बी 1/2, कैंसिल आउट हो गया इसमें। तो आपके पास बनाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए आपको a प्लस बी का मॉड वैल्यू निकालनी थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो यहां से, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे राइट साइड में रूट बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट, वैल्यू आपके पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये बन जाएगा ए, ये रिजल्ट बनेगा आपके पास। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, मैंने रूट लगाया इसने 1/2 पावर लिखी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पी क्यू आर इन तीनों की वैल्यू सेम दे रखी है, साथ में क्या रखा है कि पी और क्यू का जो प्लस है वो आर वेक्टर के है, पी और आर के बीच का एंगल है θ1, यानी पी और आर के बीच का एंगल है, यहां पर पी और क्यू साथ लिखे हुए, जिनके बीच का एंगल निकालना होता है उनको साथ में, ठीक है। फिर आगे की कह रहा है, अगर P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 हो, अब P और R के बीच का एंगल θ2 हो जाता है। दो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में एंगल है θ1 और इस कंडीशन में एंगल है θ2। आपको θ1 और θ2 के बीच का रिलेशन बता। तो देखिए क्वेश्चन दो टाइप में दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट की बात करना है। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू आर है और एंगल दे रखा है P और किस में, R में, जिन दोनों के बीच का एंगल होता है उनको पास में लिखते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, R को यहां शिफ्ट कर, ये हो जाएगा देखो P माइनस आर इक्वल्स टू माइनस क्यू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एंगल निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास, पहले लिख देता हूं मैं तरीके,
डॉट करके, स्क्वायरिंग करने का वेक्टर में एक ही तरीका होता है, स्क्वायर करना होता है, इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट माइनस क्यू। अब देखिए ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर कॉस थीटा 1। एंगल किसके बीच का दे रखा, पी और आर के लिए, क्या बने, इक्वल्स टू बन गया क्यू स्क्वायर। अब देखिए आपको P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू तीनों सेम दे रखी, तो जहां जहां P और Q हो वहां रख सकता हूं मैं इसमें। क्या बन जाएगा ये, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 r स्क्वायर कॉस थीटा 1। ये कैंसिल आउट, cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू बना 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 60 डिग्री होती है, थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास में हो गई 60 डिग्री। यानी जिन दोनों के बीच का एंगल पूछा उन्हीं को पास रखते हैं। कई बच्चे बोलते हैं साहब पी और क्यू को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल पी और क्यू के बीच में नहीं दे रखा, एंगल पी और आर के बीच में दे रखा। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड। यहां पर तीनों वैल्यूज हैं, एंगल भी पी और आर के बीच में, तो पी और आर को साथ रखेंगे, क्यू को सेपरेट। ये रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू, तो P प्लस आर इक्वल्स टू माइनस क्यू कह सकता हूं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 PR कॉस थीटा 2। इस बार एंगल कितना है, थीटा 2 इक्वल्स टू बन गया क्यू। सेम कंडीशन, तीनों वैल्यू सेम है, जहां जहां P और Q है वहां R रखेंगे। ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये इधर आ जाएगा इसमें, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस में इक्वल्स टू 2 r स्क्वायर कॉस थीटा 2। ये आपस में, तो कॉस थीटा 2 की जो वैल्यू आई है -1/, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस में हाफ 60 डिग्री पे होती है, माइनस में हाफ 120 डिग्री पे होगी। थीटा 2 की जो वैल्यू आई आपके पास 120। अब देखिए थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन क्या है, थीटा 2 डबल है किसका, थीटा 1 का। ये कह सकता हूं कि थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा 1। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, थीटा 2 डबल है। अब देखिए ये उल्टा करके लिखा हुआ है इसने, थीटा 2 डबल है या थीटा 1 हाफ है कह सकते हैं। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन कराने की बात कर रहा है। आपसे कह रहा है कि रेखीय चाल, लीनियर वेलोसिटी r क्रॉस ओमेगा है, ओमेगा और r की वैल्यूज दे रखी है साथ में। आपसे पूछ रहा है कि v का मोड कितना होगा, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे देन उसके बाद मोड निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, आपको पता है v की वैल्यू निकालनी है तो ये r क्रॉस ओमेगा। मोड निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहां आई कैप लिखते हैं, ई कैप, और पहले r दे रखा है तो r की वैल्यू पहले लिखेंगे। एग्जाम में देखो बच्चा गलती कर जाता है, ओमेगा पहले दे रखा है, बच्चा ओमेगा लिख देता, प्लस माइनस का फर्क आता है। इस r की वैल्यू है 4 और j है, सॉरी, अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो r की वैल्यू देखिए i में है नहीं, j में है 4, k में है -3। ओमेगा की बात करते हैं, i में है 1, j में हो गया -2 और k में हो गया आपके पास में 2। सॉल्व करें, i लिखा ब्रैकेट, माइनस j लिखा ब्रैकेट छोड़, प्लस k लिखा ब्रैकेट छोड़ दी। क्लियर। अब सॉल्व करने के लिए इसको पहले छुपा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई 8 माइनस अपनी तरफ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। जे को छुपा दिया हमने, ये इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस अपनी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, ये को इसमें छुपा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस अपनी तरफ से, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में 2i कैप -3j कैप और ये बन गया -4k। ये तो बना क्रॉस प्रोडक्ट। आपको देखिए क्रॉस नहीं पूछ रहा, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा, तो हम इसका मॉड निकालेंगे। ई का जो मॉड आएगा आपके पास में, तरीका ऑलरेडी बता रखा है, रूट बनाया आपने, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर,
और इसका 16, ये बन जाएगा हमारे पास में √A9। √29 आपका करेक्ट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सेम पैटर्न पे है। एफ दे रखा है, इस बार आर जो है वो कोऑर्डिनेट्स में दे रखा बिंदुओं में, तो आई जे के लगा के इसको वेक्टर बना देंगे, टॉ की वैल्यू निकालनी। तो देखिए सबसे पहले आपको एफ की वैल्यू दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, उसमें तो कोई दो राय नहीं, एज इट इज लिख लेंगे +j+5। आर जो है डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स में पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो 7i कैप प्लस j कैप प्लस हो गया k। टॉर्क निकालना है बल लागू, टॉ इज इक्वल्स टू होता है r क्रॉस f। देखिए r की वैल्यू कितनी है आपके पास में, i j k लिख देंगे पहले, देन 7 3 1 की वैल्यू है -3, और ये 1 हो गया और ये 5। देखिए इस बार वेक्टर फॉर्म में चाहिए, मोड नहीं निकालना है। तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आई कैप लिखा ब्रैकेट, -j कैप लिखा ब्रैकेट, प्लस k कैप लिखा ब्रैकेट। आई कैप की बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, हमें पता है पहला नंबर आया 14 आई कैप। 14 देखो सब में दे रखा। दूसरा इसको छुपा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 35 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास 35, कहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा जे छुपा रखा है, ये बन गया +3, यानी आपके पास आएगा -38J। अब देखिए -38J सबके अंदर में दे रखा है, प्लस माइनस का फर्क है। के की बात करते हैं, इसको छुपा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 7, माइनस अपनी तरफ से लिख, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9 +9, ये बन जाएगा आपके पास में प्लस में 16K। अब देखिए वैल्यूज सब में एक जैसी, बस प्लस माइनस का फर्क है। 14i ठीक है सब में दे रखा, -38 इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, और +16 आपका करेक्ट आंसर था तो सी ऑप्शन। हेर फेर नहीं करना है, जैसा जो लिखा हुआ उसी अकॉर्डिंग कंडीशन को लगा के अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए और बी दो वेक्टर हैं, आपको ये दे रखा है कि एक तो कंडीशन ये, यानी a प्लस बी का मॉड a मॉड और b मॉड के इक्वल है, तो a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू निकाल। पहले तो क्या कैलकुलेट करना है मैं वो निकली, आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस बी का मॉड। आपको पता है कि जब तक आप इसको मॉड से फ्री नहीं करोगे तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मॉड से फ्री करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो मैं इसको इसी के बराबर लिख देता हूं एक बार। देखो स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करने का तरीका डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसमें, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यानी a माइनस बी डॉट a माइनस बी कर सकते हैं इक्वल्स टू, अब a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से किया -ab cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट से ही स्क्वायरिंग की जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ab cos थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया हमारे पास b। ढंग से लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab cos थीटा। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर की वैल्यू आई, स्क्वायर हटा दो तो ये बन जाएगा आपके पास में a माइनस बी का जो मॉड है इक्वल रूट हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। अब देखो अब जो दे रखा है उसको यूज करें, आपको क्या दे रखा है, ये तीनों सेम है आपस में, यानी मैं किसी को किसी के साथ यूज कर सकता हूं। अब मैं चाहूं तो इसको a के साथ लिख दूं, अब आपका आंसर जो है वो a की फॉर्म में, b कट जाना चाहिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी का जो मॉड है वो इक्वल्स टू बनेगा आपके पास में b। स्क्वायरिंग कर देते, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है बी स्क्वायर। अब यहां से थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर, तो देखिए दोस्तों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास में cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस a अपॉन कितना हुआ
अब इसकी वैल्यू को आपको यहां पुट कर, जैसी वैल्यू पुट करोगे ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल अंडर ए स्क्वायर प्लस, अब देखो b की वैल्यू a के बराबर है तो जहां जहां b है वहां a लिख सकता हूं मैं, ये मैं लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस 2a और ये b एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस a अपॉन 2, b से b कैंसिल आउट हुआ 2, बेटा आपके पास में कितना बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, आपके पास में आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, ए को बाहर निकाल दीजिए, a अंडर रूट 3, ये आपका आंसर होना चाहिए। यानी a माइनस बी का जो मॉड है वो अंडर रूट 3a के बराबर होगा, तो अंडर रूट 3a कौन सा है, डी। यानी आप ये कह सकते हो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सदिश इसका y अक्ष पर प्रक्षेप निकालना है, कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रक्षेप की वैल्यू की बात करें, यहां स्केलर फॉर्म में दे रखा है, आप ऐसे कह सकते हो प्रक्षेप होता क्या। पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज, जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर दे रखा है मुझे और दूसरा वेक्टर मेरे पास में यहां है, थीटा डिग्री एंगल पे है और ये हो गया हमारे पास बी। आपको क्या करना है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। मैंने एक लाइन खींची, ऐसे कह सकता हूं इसको, ये हो जाएगा आपके पास में ए कॉस थी, ए का बी पर प्रक्षेप लेंथ है हमारे पास में, वो कितनी बचेगी ए कॉस, ऐसे कह सकता हूं ए का बी पर प्रक्षेप, पर प्रक्षेप जो होता है ऐसे लिखा जाता है ए कॉस थी। अब देखिए कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, आप लोगों को पता है ए और बी के बीच का एंगल का फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रखो, ए ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन हो गया ए बी, ए से ए कैंसल आउट, आपके पास फॉर्मूला बन गया ए डॉट बी अपॉन बी। देखिए ए है वो वेक्टर जिसका प्रक्षेप निकालना, प्रोजेक्शन, बी है वो वेक्टर जिसके ऊपर निकालना है। अब यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन दे रखी आई प्लस 4k और बी जो है आपके पास वाई एक्सिस है, बोल दिया मैंने। अब वैल्यू डाल देते हैं, क्या बन जाएगा देखिए ए डॉट बी टी आई प्लस 4k डॉट करके ये बन गया जे अपॉन करके बी का मैग्नेट हो जाएगा इसमें। अब आप खुद देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई आई से मल्टीप्लाई होता है, जे जे से और के से, यहाँ आई और के है पर इसमें नहीं है, इसमें जे है और इसमें, इसका मतलब क्या आएगा, कभी भी इस वेक्टर का वाई अक्ष के ऊपर प्रक्षेप नहीं बने। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हुआ, डी। 15वें का सही आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा है, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा है कि जैसे ये हमारे पास में अर्थ हो गई, इसका जो बीच में अगर मैं एक लाइन खींच, इक्वेटर कहते हो, और अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो आप पोल्स को मिलाने वाली, हमें इतना पता है कि इक्वेटर जो होता है यहां पर और पोल्स जो होते हैं यहां का रेडियस कभी इक्वल नहीं है, यानी अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकल बॉडी नहीं, पूरी गोलाकार नहीं है, यहाँ का जो रेडियस होता है ऐसे है, ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। आप कह सकते हो इक्वेटर का रेडियस जो है वो पोल्स के रेडियस का 21 किलोमीटर ज्यादा है, यानी यहां पर रेडियस ज्यादा होगा और पोल्स पर रेडियस जो होगा वो 21 कम है। और ग्रेविटी जो होती है हमारे पास में, तो फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जी और एम कांस्टेंट है तो कैसे कह सकता हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटी कम, जहां रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कम, पोल्स जो जहां रेडियस कम है वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा। अब कहां से कहां जाने की बात कर, इक्वेटर से पोल्स की ओर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने की बात कर, आप कहोगे ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रेविटी विल इन। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बस ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक काल्पनिक ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 टाइम्स है, मास जो है पृथ्वी का डबल है,
पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा, कितना होगा एस्केप वेलोसिटी? अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी वीओ दे रखी। देखिए कई बार बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि वीओ का मतलब तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, कक्षीय वेग। जैसा वो कह रहा है वैसा आपको मान, इसने वीओ को पलायन वेग कह रखा है, तो वीओ आपके पास एस्केप वेलोसिटी हो। तो देखिए इसको सॉल्व करने के खूब सारे तरीके। मैं ऐसे कह सकता हूं वीओ उस ग्रह की अगर मैं बात करूं डिवाइडेड बाय वीओ अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, तुलना करें। आप लोगों को पता है पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आप कह सकते हो अंडर रूट 2gm अपॉन आर कह सकते। टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, दे दे के बात अटकी एम और आर पे, आप ऐसे कह सकते हो। कांस्टेंट नंबर को यूज नहीं कर, एम उस ग्रह का और एम हो गया हमारे पास पृथ्वी। अब आर नीचे लिखा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी ऊपर आ जाएगा और रेडियस ऑफ प्लेनेट ग्रह की वैल्यू कहाँ आएगी। अब देखिए आपसे कह रहा है कि उस ग्रह या पृथ्वी की 3 गुना है, यानी उस ग्रह की त्रिज्या ये दे रखी 3 टाइम्स दे रखी है रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की। साथ में कह रहा है द्रव्यमान पृथ्वी का डबल है, ये जो है ये वैल्यू 2 टाइम्स हो गई एम किसकी, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, नंबर बच जाएंगे आपके पास में। रूट में ऊपर तो बच गया कितना 2, बच गया हमारे पास 3। अब पृथ्वी जो है इसका पलायन वेग आप लोगों को पीओ दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, पीओ उस ग्रह का आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 2/3 इंटू। अब ये ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, 2/3 रूट में फिट होना चाहिए पूरा, 2/3 रूट में, यानी 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, यदि चंद्रमा का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी वर्तमान का 41.4% बढ़ा दिया जाए तो चंद्रमा के साथ क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जैसे ये मान लो ये आपके पास में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परिक्रमा, इसको मैंने कह दिया ये हो गया चंद्रमा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया, केंद्र से, जिसको हम आर कहते हैं। सबसे पहली चीज, जब कक्षीय वेग की बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग की बात करते हैं, तो पिंड पर निर्भर नहीं करता, पिंड का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता, मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस ग्रह के चक्कर। आप लोगों को पता है कि कक्षीय वेग की बात करें फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर। पलायन वेग की बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है 2gm अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखिए, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स, ऐसे कैसे, पीई इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पीओ। अब इसको ढंग से लिखो 1.414, परसेंटेज में बदलू तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 141.4% पीओ। क्या मतलब, अगर किसी भी प्लेनेट, किसी भी उपग्रह का, किसी भी सैटेलाइट की स्पीड 141.4% कर दी जाए उसकी कक्षीय चाल, वो पलायन कर जाए। अब कितना बढ़ा दिया तो बच्चा कहे 100% तो होता ही है, इसको 100 में से माइनस करो, यानी कितना इंक्रीज कर दी, तो 141.4% को 100 में माइनस, क्या आ जाएगा आपके पास 40। यानी अगर आप चंद्रमा का वेग वेलोसिटी वर्तमान में जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसका 41.4% बढ़ा दो तो वो पलायन वेग के बराबर हो जाएगा पृथ्वी। इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने पे मजबूर नहीं होगा, वो पलायन कर जाएगा। ऑप्शन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दुगुने वेग से गति करेगा, चंद्रमा कक्ष की त्रिज्या दुगुनी हो जाएगी, चंद्रमा स्थिर उपग्रह बन जाएगा, चंद्रमा अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, समय उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट 19, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को परिवर्तित किए बिना उसकी त्रिज्या 1% घटा दी जाए, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कितना होगा। देखिए जब कभी भी हम ग्रेविटी निकालते हैं कोई भी,
सवाल में ये देखा करो कांस्टेंट क्या दे रखा है, एम को कांस्टेंट कह रहा है, जी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीयता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एम सवाल में चला के कांस्टेंट बोला, इसका मतलब जी पूरी तरह से डिपेंड करेगा आर स्क्वायर। अब इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है, जी अपॉन जी परसेंट इक्वल्स टू, ऊपर शिफ्ट करें, -2 डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट। छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब रेडियस जो है त्रिज्या, उसके लिए क्या कह रहा है, 1% घटा दिया। अब 1% तो ठीक है, घटा दिया मतलब आगे माइनस लगा देंगे। ये वैल्यू पुट करूं, -2 मल्टीप्लाई माइनस, कितना हो जाएगा, +2%। अब देखिए आपके पास में ग्रेविटी का परसेंटेज है 2%, प्लस लिखा हुआ इसका मतलब बढ़ जाएगा, माइनस होता तो घट जाएगा। 2% ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। 2% ग्रेविटी इंक्रीज किस में दे रखी है, यानी 19वें का सही आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, एम द्रव्यमान की वस्तु को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी हो। सिंपल सा फंड, क्या कह रहा है कि ये आपके पास में मान लिया ये पहला ऑर्बिट, ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी। आपको ये कह रहा है कि अभी एक सैटेलाइट इस रेडियस में है, उसको इधर लेकर जाना है, यानी इस जगह की बात करें, ये हो गया आपके पास में, इस जगह की बात करें तो ये बन गया 3। ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम हो। हम ऐसे कह सकते हैं टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे और टोटल एनर्जी हमारे पास बी पॉइंट पे सेम हो। टोटल एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट। अब देखिए ये पूछ रहा है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो आप दोगे इसको, प्रदान ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा के रूप। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे उठा के मैं इधर शिफ्ट, इसको यहां ले, क्या बन जाएगा, के ए माइनस के बी इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू। अब ये के ए माइनस के बी क्या है, इसको हम कहते हैं आवश्यक, आवश्यक प्रदान गतिज ऊर्जा, यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दी है, ये आपके पास में होगा यूबी माइनस यू। फाइनल पोजीशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एम अपॉन करके आर। अब देखिए बी पॉइंट की बात करें तो रेडियस हो गया 3r, ये बन जाएगा -3 mm अपॉन करके बनेगा आपके पास में माइनस, इनिशियल पोजीशन का रेडियस 2r है, -GMM अपॉन करके बन गया आपके पास 2r, प्लस माइनस हो जाएगा इसमें, ये बनेगा GMM अपॉन आर, कॉमन खींच ले, 1/3 प्लस 1/2 सॉल्व कीजिए, GMM अपॉन आर, ये बन जाएगा 6 माइनस ये बन जाएगा आपके पास में 2 प्लस 3, ऐसे दो गया 1, आपका आंसर आ जाएगा इसमें GMM अपॉन करके होगा 6। अब ये ढूंढ लीजिए कौन सा, GMM अपॉन 6, यानी इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यहां से सैटेलाइट को यहां प्रोजेक्ट। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 21, पृथ्वी से पलायन वेग v है, एक वस्तु को 2ve वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, किस नियत वेग से यह अनंत ग्रही आकाश में गति। देखिए दोस्तों इसकी एक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पृथ्वी सतह से किसी पिंड को पलायन वेग के n गुना वेग से फेंका जाए, तो मान लो ये हो गई हमारे पास में पृथ्वी की सतह, पृथ्वी सतह, सरफेस ऑफ द, यहां से किसी बॉडी को मैं अगर प्रोजेक्ट कर, स्पीड है n टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग, जैसे ये अनंत में जाएगा फाइनाइट,
यहां पर ग्रेविटी 0 होती है। जब ये यहां पर पहुंचेगा, इस समय इसकी स्पीड होगी वो कितनी? ट्रिक है, ई डैश इज इक्वल्स टू रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन का मतलब है पलायन वेग का कितने वेग गुना वेग से। ये कह रहा है डबल दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहां एन की वैल्यू हो गई हमारे पास ई डैश इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बी डैश इज इक्वल्स टू रूट में 3। आप कहोगे ये जब अनंत पे जाएगा उस समय इसकी स्पीड जो है वो √3 टाइम्स हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी, यानी 21वें क्वेश्चन का करेक्ट सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 3 समान द्रव्यमानों प्रत्येक एम एल लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखा गया। त्रिभुज के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कई बार बच्चा क्या करता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल करना शुरू कर देता है। आप लोगों को थ्योरी में क्लियर बता रखा है कि देखिए, जैसे एम द्रव्यमान रख दिया हमने किनारे पे, लंबाई हो गई सब भुजाओं की कितनी। आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पर, सेंटर का मतलब माध्यिकाओं को मिलाने वाला बिंदु, मीडियम का इंटरसेक्शन। तो सॉल्व करने मतलब जो है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, समरूप आकृति होनी चाहिए। समरूप आकृति, समरूप आकृति का मतलब है सिमेट्रिक शेप होना चाहिए। आप कहोगे समबाहु त्रिभुज दे रखा में, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर हैं। द्रव्यमान समान होने चाहिए, द्रव्यमान समान होने चाहिए, मास भी सेम दे रखा है। और फिर अगर उस आकृति के सेंटर पर अगर वैल्यू पूछता है, आकृति के केंद्र पर, केंद्र पर वैल्यू पूछता है 0, यानी यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0। अब देखिए खाम खा बच्चा सॉल्यूशन करता है, फिर भी वैल्यू 0 आएगी। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बस ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 23, पृथ्वी की त्रिज्या r है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी धरातल से 3r ऊंचाई तक ले जाया जाए, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये हो गई हमारे पास में पृथ्वी की सतह। पृथ्वी सवाल क्या कह रहा है, रेडियस r है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। यस, किसी वस्तु को यहां से ए पॉइंट से उठाकर एक दूसरे पॉइंट पर लेकर, यहां पॉइंट कैसा होना चाहिए, धरातल से हाइट आपके पास 3r है, और हो जाएगा ए से उठा के उसको कहां ले जाना है, आपको बताना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। सिंपल सा, यहां की स्थितिज ऊर्जा U1 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू U2 माइनस U1। क्यों? ऊंचाई बढ़ने पे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -Gmm अपॉन करके r, वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2, ये बन जाएगा -Gmm अपॉन। अब देखिए इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना, Tr प्लस r विल बी 4, माइनस Gmm, एक माइनस लगाएंगे इसका खुद, अपॉन करके यहां से डिस्टेंस r बन गया, इसमें माइनस से माइनस आउट। या बच्चा गलती कर, डेल्टा U इक्वल्स टू कॉमन खींच Gmm अपॉन r, फिर क्या बन जाएगा -1/4 प्लस 1/, सॉल्व करें इसको, डेल्टा U इक्वल्स टू Gmm अपॉन r, ये है 4 -1 प्लस 4, 4 में से गया 3, आपके पास बना 3/4 Gmm अपॉन करके हुआ r। इस फॉर्म में नहीं मांग रहा आपसे, आपको पता है कि G इज इक्वल्स टू होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। एक r को यहां शिफ्ट करूं, कि r इज इक्वल्स टू होगा Gm अपॉन r, तो Gm अपॉन r की जगह ये लिख देते हैं, ये बन जाएगा 3 mgr अपॉन करके हुआ 4।
3 mgr/4, 3 mgr/4, डी ऑप्शन। यानी 23वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान है तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी का डबल है कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना। देखिए दोस्तों, डेंसिटी सेम दे रखी है और साथ में कहा है कि उसका जी जो है वो डबल है। तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, जी इज इक्वल्स टू होता है gm/r²। पहले तो इलेबोरेट करेंगे। अगर m दे रखा हो तो फॉर्मूला ये है, डेंसिटी बोल रहा है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी हालांकि गोलाकार पिंड तो नहीं, वैल्यू डालने के लिए हम इसको स्फेरिकल मान लेते हैं। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास, m हो गया वॉल्यूम, 4/3 पाई r। यहां से m की वैल्यू उठाएंगे, 4/3 पाई r³ इंटू हो गया आपके पास t। ये वैल्यू पुट कर क्या बन जाएगा, g/r² मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ इंटू, ये इससे कटा, बच गया, यानी 4/3 g पाई t इंटू r। ये बना। 4/3 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, d कांस्टेंट दे। इसका मतलब ये हुआ कि g डायरेक्टली r हुआ। अब दो ग्रहों की तुलना की बात कर रहा है, g1/g2 इज इक्वल्स r1/r। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी का गुरुत्व बोल दिया हमने, और पृथ्वी का दुगुना गुरुत्वीय त्वरण जिसका है, अब त्वरण दुगुना कह दिया, ये बन जाएगा आपके पास 2g। पृथ्वी की त्रिज्या हमने r बोल दी और इसकी त्रिज्या जो है वो हमें निकाल r डैश। सिंपल सी चीजें, इनका रेशियो पूछ रहा है। देखिए, r/r डैश इक्वल्स टू g/2g हो गया, आउट हो जाएगा 1/2। यानी जैसे जैसे अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे, रेडियस इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटी भी इंक्रीज, रेशियो आएगा 1/2। 1/2 देखिए 24 का करेक्ट आंसर बस डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 25, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल क्यों नहीं। कंप्लीटली मैं खूब बार एलेबोरेट करके बता चुका हूं, मैं वापस बताऊं। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, या हम बात करते हैं चंद्रमा की, अगर मैं कहूं पृथ्वी अर्थ के लिए, फिर बात करें चंद्रमा के लिए, पृथ्वी का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। गैसें जो होती हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो गैसों का वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है। इसका मतलब गैसें धरती को एस्केप नहीं कर सकती, इस कारण गैसों की मजबूरी है पृथ्वी की सतह पर रखने का। पर अगर गैसों को आप चंद्रमा के सापेक्ष देखो, गैसों का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से ज्यादा है। इसका मतलब अगर गैसों को आप ले जाके वहां छोड़ भी दोगे, क्या होगा दोस्तों, गैसें पलायन कर जाएंगी। क्यों, इनकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ऐसा ढूंढना है। इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ मून, तो गलत। चंद्रमा के अणुओं का पलायन वेग, चंद्रमा पर अणुओं का पलायन वेग उसके आरएमएस वेग से कम है। चंद्रमा पर अणुओं का पलायन वेग के आरएमएस वेग से अधिक है। अणुओं का पलायन वेग उसके आरएमएस वैल्यू से क्या है, अधिक। अब दो चीजें हैं यहां, बच्चा कंफ्यूज होता, कौन सा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस इज लेस देन देयर आरएमएस वैल्यू। यानी एस्केप वेलोसिटी चंद्रमा पर जो है वो अणुओं के वेग से कम है। तो 25वें क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये थे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर में जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन एग्जाम के इंटेलेक्चुअल वीडियोस, लाइव क्लासेस, साथ में इंटरेक्टिव क्विज, इनका आनंद लेकर अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हुए, तब तक धन्यवाद।